गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर स्टार्ट किया था। इसके अब तक 4 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अब हम नेक्स्ट 5th वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अपना जो टॉपिक चल रहा था डेफिनेशंस का टॉपिक चल रहा था। हमने लास्ट इसमें कंसिडरेशन की डेफिनेशन समझ ली थी कि कंसिडरेशन किसे माना गया है। कंसिडरेशन की डेफिनेशन देने के पीछे लॉजिक क्या था, टैक्स वालों का ये भी बता दिया था, क्योंकि आप कंसिडरेशन चार्ज करेंगे तभी तो जीएसटी लगेगा। ऑल्दो शेड्यूल 1 में कुछ एक्सेप्शन आएंगे जिसमें आप पढ़ेंगे कि कुछ एक्टिविटी हैं, 4 एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप वो काम फ्री में भी करेंगे तो भी जीएसटी देना होगा। अदरवाइज 99% केसेस में कंसिडरेशन होगा। अगर आप कुछ चार्ज करेंगे सामने वाले से तभी आपको जीएसटी पे करना होगा। अगर आप फ्री में कोई सर्विस या गुड्स देंगे तो कोई जीएसटी चार्ज नहीं करना होगा। अब मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं शॉर्ट में, इनको भी समझ लेते हैं फटाफट। एक बार कंसिडरेशन की डेफिनेशन से ही रिलेटेड है ये। देखिए, कंसिडरेशन कैन बी रिसीव फ्रॉम द रेसिपिएंट बायर। पूरे जीएसटी में कहीं भी बायर या सेलर वर्ड नहीं आएगा, तो वहाँ पे सप्लायर या रेसिपिएंट वर्ड आएगा। सप्लायर को आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझने के लिए सेलर बोल सकते हैं और रेसिपिएंट का मतलब होता है बायर। कंसिडरेशन कैन बी रिसीव फ्रॉम द रेसिपिएंट, बायर से भी मिल सकता है पैसा, आपने पढ़ लिया था। और एनी अदर पर्सन, यानी आप बायर के भी यहाँ पे कोई और आदमी पैसा दे सकता है। जरूरी नहीं कि बायर ही देगा हमेशा पैसा, ये अपनी डेफिनेशन में भी समझा था। जैसे मैंने शॉपिंग की तो पैसा मुझे देना चाहिए, पर मेरे भी यहाँ पे मेरे भाई ने दे दिया, बहन ने दे दिया, मम्मी ने दे दिया, तो कंसिडरेशन कोई भी दे सकता है। So we can say that a third party can also contribute for consideration. थर्ड पार्टी कॉन्ट्री कर सकती है, कंसिडरेशन दे सकती है। थर्ड पार्टी, कई बार ये बिजनेस में भी वर्ड आता है थर्ड पार्टी। आपने सुना होगा 11th क्लास से कि ये पैसा हमें थर्ड पार्टी को देना है। कई बार ये बिजनेस में बहुत बार यूज़ किया जाता है वर्ड थर्ड पार्टी। आपको पता ही होगा शायद, अगर कोई आपसे पूछ ले बिजनेस टर्म में कि थर्ड पार्टी कौन है तो आप कैसे बोलेंगे, पर मैं दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ। अब क्वेश्चन होता है थर्ड पार्टी तो सुने, पर फर्स्ट पार्टी या वन पार्टी ये कौन है सर, और सेकंड पार्टी कौन है फिर यहाँ पर। मैं बिजनेस टर्म्स की बात करूँ नॉर्मल, हम अभी जीएसटी से नहीं, जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो भी ये टर्म्स 11th क्लास से यूज़ करते थे आपके टीचर कि थर्ड पार्टी को हमें पे करना है। तो व्हाट डू मीन बाय थर्ड पार्टी, ये तो आप समझ जाएंगे जल्दी। पर फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी कौन है। फर्स्ट पार्टी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट सबने पढ़ा हुआ है फाउंडेशन में, 11th क्लास में आप पढ़ते थे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता था, या तो एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता था अकाउंट्स का, कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। अकाउंट्स में अकाउंटिंग करते समय हमेशा यही माना जाएगा कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। ऑनर और बिजनेस को एक नहीं माना जाएगा, सेपरेट माना जाएगा। तो फर्स्ट पार्टी तो हो गया आपका बिजनेस, सेकंड पार्टी हो गया ऑनर या बिजनेसमैन जिसने बिजनेस चला रहे हैं, जो चला रहा है, वो कंपनी फर्म कुछ भी हो सकती है। और थर्ड पार्टी वो हो गई जो इनसे डील करती है, जो भी इनसे डील करती है वो थर्ड पार्टी। डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक, गवर्नमेंट, ये सब थर्ड पार्टी हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पार्टी हो गया बिजनेस, सेकंड पार्टी ऑनर या बिजनेस एंटिटी, और थर्ड पार्टी जो भी इनसे डील करेगा आपके बिजनेस से वो थर्ड पार्टी होगा। वो डेटर्स भी हो सकता है, वो क्रेडिटर भी हो सकता है, वो बैंक भी हो सकता है अगर लोन लिया है, आपने डिपॉजिट कराया है, और वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई भी स्टेक होल्डर हो सकता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, कंसिडरेशन कैन बी इन मनी और काइंड। ऑब्वियसली कैश में भी मिल सकता है, पैसे में भी दे सकता है और काइंड में भी दे सकता है। जैसे मैंने आपसे गेहूं खरीदे और मेरा चावल का बिजनेस है तो मैंने चावल दे दिए पैसे की जगह, तो बार्टर भी हो सकता है, काइंड में भी हो। बार्टर मतलब जब कोई गुड्स एक्सचेंज करता है, पैसे ना देके गुड्स में आप डील कर रहे हैं, आपस में गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं एज ए कंसिडरेशन। पेमेंट करने के लिए आप कैश की जगह कोई सामान दे रहे हैं सामने वाले को, तो उस सिस्टम को बार्टर बोलते थे, BARTER, बार्टर। और मनी में पेमेंट कर सकते हैं, कंसिडरेशन कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट पढ़ने से पहले समझ लेते हैं। आप पेंटर हैं, आपका काम है पेंटिंग बनाना, ठीक है, पेंटर हैं, या कोई आप आर्ट वर्क बनाते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आर्ट वर्क में आती हैं, वो बनाते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं, इनकी एग्जीबिशन लगती है। आपके शहर में भी हो सकता है कोई एग्जीबिशन सेंटर होगा फेमस, जैसे जयपुर में आपने सुना होगा जवाहर कला केंद्र, JKK है, जवाहर कला केंद्र है, वहाँ पे एग्जीबिशंस लगती रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट जो कलाकार होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो आते हैं अपनी पेंटिंग को, अपनी जो आकृति जो उन्होंने बनाई, जो भी आर्ट वर्क उन्होंने बनाया, उसे डिस्प्ले करते हैं। और फिर जब कस्टमर, उनका ऑर्डर उनको पसंद आती है कस्टमर को तो वो उन्हें सेल करते हैं। सेल की जगह जीएसटी में सप्लाई वर्ड यूज़ करेंगे, सप्लाई करते हैं, राइट, ऐसा ही होता है। अब मान लीजिए मिस्टर ए है,
इसने 10 पेंटिंग्स बनाई हैं और ये एग्जीबिशन में ले जाएगा बेचने के लिए। अपने घर से निकालेगा पहले पेंटिंग, अपने एग्जीबिशन हॉल में जाएगा, वहाँ लगाएगा और डिस्प्ले करेगा और कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा अपनी पेंटिंग्स के थ्रू। और पेंटिंग अगर पसंद आएंगी कस्टमर को तो उन्हें सप्लाई करेगा, सेल करेगा। अभी मान लीजिए 10 पेंटिंग्स की वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है, यानी 10,000 रुपीज़ की पर पेंटिंग है और 10 पेंटिंग है तो 1 लाख की हो गई। तो अब ये अपनी फैक्ट्री से या घर से जहाँ पे भी इसका ऑफिस है वहाँ से अपनी किसी टेम्पो में या किसी ट्रक में या अपनी कार में लोड करेगा और फिर लेके जाएगा, यानी पहले रिमूव करेगा उस शॉप से, उस प्लेस से जहाँ पे ये पेंटिंग बनाता है। तो क्या जब ये एग्जीबिशन वालों को देगा ये पेंटिंग लगाने के लिए तो क्या ये सेल माना जाएगा? क्वेश्चन उठता है, क्योंकि ये भी तो रिमूव कर रहा है ना गुड्स, पहले यहाँ अपनी फैक्ट्री से, अपने शॉप से, अपने घर से निकाल रहा है और फिर ये अपनी किसी एग्जीबिशन को सप्लाई कर रहा है, दे रहा है, फिर एग्जीबिशन लगेगी वहाँ पे, फिर वहाँ से बिकेंगी। तो जीएसटी वाले ने बोला कि ये अभी सप्लाई नहीं माना जाएगा। अगर कोई आर्टिस्ट है, कोई आर्ट वर्क करता है और वो अपनी पेंटिंग किसी एग्जीबिशन में लगाने के लिए, कोई आर्ट चीज़ अपनी एग्जीबिशन में लगाने के लिए ले जा रहा है तो ये सेल नहीं माना जाएगा, अभी तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, जब बायर सेलेक्ट कर लेगा इसकी पेंटिंग को, जैसे मान लीजिए 3 पेंटिंग इसकी सेलेक्ट हो गई, 3 बायर ने खरीदी 30,000 पे, तो जीएसटी लगेगा, अभी कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि ये सेल नहीं है, आप भेज रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं। सप्लाई ऑफ आर्ट वर्क बाय आर्टिस्ट टू गैलरीज, गैलरीज मतलब जो एग्जीबिशन होती है जहाँ पे लगाई जाती हैं, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, इसे सप्लाई यानी सेल नहीं माना जाएगा। एंड नॉट लायबल फॉर जीएसटी, यहाँ कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके लिए डिपार्टमेंट ने सर्कुलर इशू किया था, सर्कुलर ऑफ जीएसटी डेटेड 21 दिसंबर 2017 को। आपने डायरेक्ट टैक्स जो मैंने पढ़ाया था तो सर्कुलर और नोटिफिकेशन में फ़र्क पढ़ा दिया था। सर्कुलर डिपार्टमेंटल इशू किए जाते हैं पर जो पब्लिक है वो भी इनका फ़ायदा उठा सकती है। अगर उनके फेवर में जा रही है कोई सर्कुलर वाली बात तो पब्लिक उसका फ़ायदा उठा सकती है। वैसे सर्कुलर पब्लिक पे बाइंड नहीं होते हैं, पर जो बेनिफिशियल सर्कुलर होते हैं जिनमें बेनिफिट्स की बात की गई है पब्लिक की, तो पब्लिक उनका फ़ायदा उठा सकती है। जबकि नोटिफिकेशन पब्लिक एट लार्ज पे बाइंड होते हैं। नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को भी मान्य होते हैं और पब्लिक को भी मान्य होता है, जबकि सर्कुलर डिपार्टमेंट पे बाइंड होता है, पब्लिक उन सर्कुलर को मानने के लिए बाइंड नहीं होती। पर हाँ, ये कह रखा है लॉ में कि पब्लिक कोई सर्कुलर पब्लिक के बेनिफिट का है तो वो उसका फ़ायदा उठा सकती है। जैसे ये बेनिफिट का ही तो है सर्कुलर कि आपको घर से निकालते समय, कोई शॉप से निकालते समय कोई जीएसटी नहीं देना, गैलरी पे ले जा रहे हैं तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जीएसटी इज लेविएबल मतलब चार्जेबल होगा। आपको लेविएबल वर्ड यूज़ करना है एग्जाम में, चार्जेबल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। जितने आप लॉ के वर्ड यूज़ करते हैं एग्जाम में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मार्क्स अच्छे आते हैं। कोशिश कीजिए जो मॉड्यूल की लैंग्वेज है, पूरा पेपर मॉड्यूल से ही आएगा, तो मॉड्यूल की एक बार आपने थोरोली रीडिंग की हो, कम से कम 3 to 4 टाइम्स तो आपको पढ़ना ही चाहिए। कई बार बच्चों को ऐसा होता है कि याद नहीं हो रहा, वो करते हैं कि हम पढ़ते बहुत याद नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होगा, आप 4-5 बार किसी चीज़ को रीड करेंगे ढंग से तो याद होगा। और फिर भी नहीं याद हो रहा वो कोई टॉपिक, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है 4 से 5 बार उस टॉपिक को देखकर लिख लीजिए, बिना देखे भी मत लिखिए, देखकर लिख लीजिए, आपको 100% वो याद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि आपने किसी चीज़ को 5 बार ढंग से पढ़ लिया, 5 बार लिख भी लिया, वो भूलने के चांसेस बहुत नाम मात्र के होते हैं। तो आपको टेक्निकल वर्ड ही यूज़ करने एग्जाम में अच्छे मार्क्स के। तो जीएसटी इज लेविएबल ऑन सिलेक्शन ऑफ बायर। जीएसटी तभी लगेगा जब वो बायर कस्टमर आपकी पेंटिंग को सेलेक्ट कर लेगा। अ सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन गिफ्ट, अगर आप फ्री में किसी को दे रहे हैं कोई चीज़, इज़ नॉट लायबल टू जीएसटी, तो जीएसटी नहीं लगेगा। पर अभी आप एक्सेप्शन पढ़ेंगे शेड्यूल 1 में 4 एक्टिविटीज़ दे रखी है जीएसटी वालों ने कि अगर आप फ्री में भी गुड्स या सर्विस किसी को देंगे तो हम मानेंगे कि आपने पैसे लिए, हम आपसे जीएसटी लेंगे। अब वो वैल्यू कैसे निकालेंगे ये सब आगे पढ़ेंगे, अभी तो बस इतना समझ लीजिए कि अगर आप फ्री में किसी को कोई गुड्स बेचते हैं और कोई पैसा नहीं चार्ज करते हैं, कोई सर्विस देते हैं कोई पैसा नहीं चार्ज करते हैं, तो कोई जीएसटी नहीं लगता, एक्सेप्ट वो शेड्यूल 1 में नहीं आनी चाहिए वो एक्टिविटी। अगर शेड्यूल 1 में कवर्ड है तो उस पर जीएसटी आपको पे करना होगा। ये आपने पढ़ लिया था, सब्सिडी जो मिलती है गवर्नमेंट से वो कंसेशन का पार्ट नहीं होती, उस पर कोई जीएसटी नहीं मिलता। अनुदान राशि सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन, कोई भी आदमी दे रहा है गवर्नमेंट के अलावा तब तो लगेगा जीएसटी। अदर देन गवर्नमेंट, देखिए अदर देन गवर्नमेंट लिखा है तो गवर्नमेंट के अलावा, यानी गवर्नमेंट अगर देती है कोई सब्सिडी तब तो नहीं लगेगा जीएसटी, पर गवर्नमेंट के अलावा कोई और पर्सन आपको सब्सिडी देगा, जैसे कोई एनजीओ है, कोई कंपनी है जो गवर्नमेंट नहीं है, तो जीएसटी लगेगा। इज अ पार्ट ऑफ कंसेशन, फॉर एग्जांपल सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई फॉरेन गवर्नमेंट से आपको सब्सिडी मिलती है तो वहाँ पे आपको जीएसटी देना होगा। अगर भारत सरकार आपको सब्सिडी देती है या राज्य सरकार भारत की कोई सब्सिडी देती है तब तो नहीं लगता है उस पर जीएसटी, पर कोई फॉरेन गवर्नमेंट या कोई और पर्सन आपको सब्सिडी देता है तो फिर उस पर जीएसटी पे करना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट डेफिनेशन एक्शनेबल क्लेम, मैंने आपको गुड्स की डेफिनेशन में ढंग से समझा दिया था। इस पे पूरा एक पर्टिकुलर वीडियो ही बनाया है, पूरा एक वीडियो है, आप देखिएगा, उसमें काफ़ी डिटेल में आपको समझाया गया, तो मैं यहाँ दोबारा नहीं पढ़ा रहा। पर एक्शनेबल क्लेम का मतलब जनरली अनसिक्योर्ड डेट होता है। अनसिक्योर्ड डेट, आपने किसी को लोन दिया अनसिक्योर्ड डेट के तौर पर। सारे एक्शनेबल क्लेम जीएसटी के दायरे में नहीं आते, केवल लॉटरी, बैटिंग और गैमलिंग, ये ढंग से समझा रखा है उस वीडियो में, आप जाके देख लें, प्लेलिस्ट में वो ऐड है, ठीक है, तो उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन दे रखी, वैसे इस डेफिनेशन का अब कोई मतलब नहीं है, पहले मतलब होता था मैन्युफैक्चर, क्योंकि पहले एक्साइज ड्यूटी आप पढ़ते थे, पहले एक्साइज ड्यूटी लेती थी सेंट्रल गवर्नमेंट और ये मैन्युफैक्चर करने पे लगती थी। अब तो बंद हो गई जीएसटी के आने से। तो एक्साइज ड्यूटी कब लगती थी? जब आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते थे, भले अभी वो प्रोडक्ट नहीं बिका है, पर अगर जैसे आप फैक्ट्री से बाहर निकालते थे उस प्रोडक्ट को अपनी शॉप पे ले जाने के लिए या कस्टमर को बेचने के लिए, तो आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी। एक्साइज ड्यूटी किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर पे लगती थी। अब मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चर मतलब कोई न्यू प्रोडक्ट एग्जिस्ट में आता है जिसका डिफरेंट नाम है, डिफरेंट आइडेंटिटी। उस दिन भी बताया था, न्यू प्रोडक्ट एग्जिस्ट में आना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने कोई प्लास्टिक खरीदी हुई, प्लास्टिक से ही आपने पेन के लिए इसका मोल्ड बनाया, साँचे से इसका ढांचा बनाया पेन का, तो जो प्लास्टिक खरीदी, पहले तो उसे प्लास्टिक बोलेंगे, पर अब क्या इसे प्लास्टिक बोलेंगे क्या पेन को? नहीं, अब इसे पेन बोलेंगे ना। जब तक ये प्लास्टिक ग्रैनुल्स मतलब टुकड़े हैं प्लास्टिक के, उन्हें मेल्ट किया जाएगा, फिर मोल्ड्स मतलब साँचों में डाल के आप पेन की शेप देंगे, तो उसका डिफरेंट नाम हो गया। अब इसे पेन बोलेंगे, इसे प्लास्टिक नहीं बोलेंगे। प्लस उसकी डिफरेंट आइडेंटिटी हो गई, राइट, उसकी आइडेंटिटी अलग हो गई, उसका यूज़ अलग हो गया। कोई आपसे कह रहा है प्लास्टिक का, कोई प्लास्टिक देना, तो क्या पेन थोड़ी पकड़ाएंगे उसको, ठीक है। तो डिफरेंट नेम होना चाहिए, डिफरेंट यूज़ होना चाहिए, तभी वो चीज़ मैन्युफैक्चर मानी जाती है। अब इस डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं है बताने का, क्योंकि अब तो सप्लाई पे लगता है जीएसटी, सप्लाई में लगेगा जब आप कोई चीज़ किसी को सप्लाई करेंगे। फिर भी उन्होंने दे रखी है, पढ़ लेते हैं। मैन्युफैक्चर मीन्स प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, कोई रॉ मटेरियल कच्चे सामान को, इनपुट मतलब कोई भी चीज़ जो आप यूज़ करेंगे प्रोडक्शन में, इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से, दैट रिजल्ट इन इमरजेंस, इमरजेंस मतलब उत्पत्ति होगी, अकरेंस होगा, उत्पन्न होगा न्यू प्रोडक्ट, कोई न्यू प्रोडक्ट इमरजेंस होना चाहिए, उत्पन्न होना चाहिए। हैविंग अ डिस्टिंक्ट नेम, जिसका अलग नाम होना चाहिए, पेन बोलेंगे अब इसको, प्लास्टिक नहीं बोलेंगे। कैरेक्टर एंड यूज़ अलग होना चाहिए। टर्म मैन्युफैक्चर शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली, और मैन्युफैक्चर वर्ड को इसी के अकॉर्डिंग समझा जाएगा, सेक्शन 2 क्लॉज 72। तो इस डेफिनेशन को भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मनी आपको बता दिया, गुड्स की डेफिनेशन मैंने पढ़ाई थी, उसमें मनी आपको ढंग से समझा दिया गया कि मनी में क्या चीज़ें इंक्लूड है, क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं है, तो दोबारा पढ़ने से टाइम वेस्ट होगा, तो यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, आपको वीडियो में ढंग से समझा दिया गया। मनी का मतलब लीगल टेंडर है, जो अभी फैशन में चल रही है, जो नोट्स बंद हो गए, जो करेंसी बंद हो चुकी है, न्यूमिस्मेटिक वैल्यू है जिनकी, उन पे तो जीएसटी देना होगा। जैसे आपके पास अकबर के ज़माने का, बाबर के ज़माने का, या उससे भी पहले का कोई सिक्का है जो बंद हो चुका है अब तो, पर उसे बेचे जाएंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा ही मिलेगी। तो ऐसी करेंसी को न्यूमिस्मेटिक वैल्यू बोलते हैं, जिन्हें पुराने सिक्के कलेक्ट करने का शौक होता है, तो उन्हें तो मनी नहीं माना जाएगा, उसको बेचने पे जीएसटी लगेगा। या मनी का मतलब है करंट मनी से जो एक्सचेंज के तौर पे यूज़ की जा रही है गुड्स को खरीदने और बेचने के लिए। टैक्सेबल सप्लाई, ये नहीं है डेफिनेशन। टैक्सेबल सप्लाई मतलब जीएसटी वालों ने एक लिस्ट दी है आपको, अभी आप पढ़ेंगे, लिस्ट होती है भाई, टैक्स वाले बताएंगे ना कि कौन से गुड्स पे और कौन से सर्विसेज पे वो आपसे जीएसटी लेंगे। तो जो गुड्स और सर्विसेज उस लिस्ट में इंक्लूड हैं, जो गुड्स और सर्विसेज लिस्ट में इंक्लूड हैं, उसे बोलते हैं टैक्सेबल सप्लाई। जब उन्हें बेचोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो ऐसे गुड्स और सर्विसेज को क्या बोलते हैं? टैक्सेबल सप्लाई, जो जीएसटी के दायरे में आते हैं, जिन पे जीएसटी लगता है। टैक्सेबल सप्लाई मीन्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच इज लेविएबल मतलब चार्जेबल टू टैक्स, जिन पे टैक्स लगेगा अंडर दिस एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 108। टैक्सेबल टेरिटरी, टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब भी आप पढ़ चुके हैं। इंडिया, जीएसटी कहाँ लगता है? इंडिया में लगता है। इंडिया की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं, इनकम टैक्स में भी पढ़ चुके हैं, जीएसटी में भी पढ़ेंगे, सेम डेफिनेशन है। इंडिया में जो लैंड मास दिखता है वो तो है ही, और टेरिटोरियल वाटर भी इंडिया का पार्ट होता है। ये आपने डायरेक्ट टैक्स में जो समझाई थी वही डेफिनेशन इंडिया की। तो इंडिया को जीएसटी में क्या बोलते हैं? टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी यानी जो जीएसटी लगता है वो इंडिया में ही लगता है। तो जब इंडिया को जीएसटी वालों ने टैक्सेबल टेरिटरी नाम दिया, यानी जहाँ पे जीएसटी एक्ट अप्लाई होगा उसे टैक्सेबल टेरिटरी बोला गया है। टैक्सेबल टेरिटरी मीन्स द टेरिटरी टू विच द प्रोविजन दिस एक्ट अप्लाई सेक्शन 2 क्लॉज 108। दिस एक्ट मतलब कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं आप? सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पढ़ रहे हैं, और पूरे इंडिया में अप्लाई होता है सीजीएसटी। तो टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया को जीएसटी में क्या बोलते हैं? टैक्सेबल टेरिटरी बोलते हैं, कि जहाँ पे जीएसटी के प्रोविजन अप्लाई होते हैं।
नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब जो इंडिया का पार्ट नहीं है, जहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। आप फ्रांस के आदमी से थोड़ी लेंगे इंडियन जीएसटी, लाओ भाई पैसे दो, ऐसा थोड़ी। तो इंडिया के बाहर का जो पार्ट बच गया पूरी दुनिया का, उसे बोलते हैं नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, यानी जहाँ पे इंडियन का जीएसटी अप्लाई नहीं होता है, उस देश का जीएसटी अप्लाई होता होगा। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मीन्स द टेरिटरी विच इज आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी, सेक्शन 2 क्लॉज 79। जो इंडिया से बाहर है जो टेरिटरी, वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है। इंडिया का मतलब आपको अच्छी तरह बता दिया गया था डायरेक्ट टैक्स में, आप वीडियो जाके आप देख सकते हैं, बहुत ढंग से समझाया गया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए इस डेफिनेशन में तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, मैं फटाफट पढ़ देता हूँ। फिर भी इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का की टेरिटरी जो क्षेत्र आप मैप में देखते हैं वो एज रेफर टू इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताया गया है। इट्स टेरिटोरियल वाटर, पानी में लिमिट होती है, आपने पढ़ा था कि जहाँ लैंड मास खत्म होता है उससे 12 नॉटिकल माइल्स, पानी में दूरी को नॉटिकल माइल्स बोलते हैं। अब ज़मीन में दूरी को किलोमीटर में मेजर करते हैं, पानी में दूरी को नॉटिकल माइल्स में मेजर करते हैं, और एक नॉटिकल माइल्स में अप्रोक्स 1.835 किलोमीटर होते हैं, 1.835 किलोमीटर होते हैं। तो जहाँ ज़मीन खत्म होती है भारत की, वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो वाटर होता है उसे टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं, और ये इंडिया का ही पार्ट होता है। और वैसे इंडिया टोटल 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड होता है, 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया माना जाएगा। जो बेस लाइन है वहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया है। इसके स्टार्टिंग के 12 माइल्स को क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं, ये नाम है इसका। टेरिटोरियल वाटर, सी बेड मतलब पाताल, हिंदी बोलते हैं पाताल। सब सॉइल, अंडरलिंग सब सॉइल जो तैर रही है मिट्टी, सच वाटर, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये टापू हैं मतलब आइलैंड हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव कॉन्टिनेंटल शेल्फ मतलब जो नीचे पानी के नीचे जो मिट्टी होती है, थुलथुला वाटर जो होता है, जो धीरे धीरे गहरा होता जाता है पानी, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। और अदर मैरीटाइम जोन एज रेफर टू इन टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड मैरीटाइम जोन एक्ट 1976। एंड द एयर स्पेस, और जो इसके ऊपर हवा है वो भी इंडिया का ही पार्ट है। अबव इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर, सेक्शन 2 क्लॉज 56। वैसे इसको ढंग से डायग्राम के सहित आपको वीडियो में समझाया था, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, वो वीडियो ज़रूर आप देख लें। सप्लायर की डेफिनेशन क्यों दे रखी? क्योंकि सर सप्लायर ही तो देगा जीएसटी 99% केसेस में। सप्लायर में तो जो सेल कर रहा है वही तो देगा जीएसटी, मैं कस्टमर से तो लेगा और गवर्नमेंट को जमा कराएगा, इसलिए यहाँ सप्लायर की डेफिनेशन दे रखी है। सप्लायर इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विस, और बोथ किसी गुड्स के संबंध में या सर्विस के संबंध में या दोनों के संबंध में। शेल मीन, इसका मतलब है द पर्सन, वो आदमी, सप्लाइंग द सेट गुड्स, जो ये गुड्स बेच रहा है, सप्लाई कर रहा है, सर्विस दे रहा है, बोथ। एंड शेल इंक्लूड एन एजेंट, पढ़ाया था कल, एजेंट भी आपके बिहाफ पे किसी को सामान बेच सकता है। आप एजेंट अपॉइंट करते हैं ना, जो आपके बिहाफ पर सामान बेचता है, एक्ट करता है, सच ऑन बिहाफ ऑफ सच सप्लाई इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सेक्शन 2 क्लॉज 105। तो सप्लाई की डेफिनेशन बहुत इजी है डेफिनेशन, कि ऐसा कोई भी आदमी जो कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहा है, या तो वो खुद कर रहा है या उसके बिहाफ पे उसका एजेंट कर रहा है, तो वो सप्लायर माना जाएगा और जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा। रेसिपिएंट की डेफिनेशन दे रखी, बायर। रेसिपिएंट मतलब बायर, वैसे बायर वर्ड नहीं आएगा, रेसिपिएंट का मतलब बायर ही होता है जीएसटी में, कि जो खरीद रहा है। तो रेसिपिएंट बायर है, वो आपको पेमेंट करेगा। तो रेसिपिएंट किससे मानेंगे? टैक्स वाले। रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस मीन्स वेयर अ कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। अगर पैसे देने हैं आपको किसी गुड्स और सर्विस के लिए, दोनों के लिए, द पर्सन हु इज़ लायबल टू पे दैट कंसेशन, जो बंदा पैसे दे रहा है वही बायर है। जैसे आप किसी स्वीट शॉप पे गए, आपने कहा भैया 1 किलो जलेबी दे देना, उसने कहा 200 रुपये की, आपने 200 रुपये दिए 200, और 1 किलो जलेबी खरीदी, तो बायर आपको ही तो माना जाएगा। कंसिडरेशन आप पे करें, तो पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि जो बंदा कंसिडरेशन पे करने के लिए लायबल है वही बायर हो गया यहाँ पर। दूसरा, कंसिडरेशन तो आप पे नहीं कर रहे, कई बार उधार सामान भी तो खरीदते हैं अपन, पैसा बाद में दे देंगे, तो आप क्या करते हैं, पहले गुड्स ले लेते हैं और कुछ महीने बाद या कुछ दिन बाद जो भी एग्रीमेंट हुआ है पैसा देते हैं, तो जिसके पोजीशन में वो सामान है उसे बायर माना जाएगा। वे नो कंसिडरेशन पेबल, अगर अभी पैसा तो नहीं दिया जा रहा है, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर, तो जिससे वो डिलीवर किया गया है गुड्स और मेड अवेलेबल, उपलब्ध कराया गया है, और टू हुम पोजेशन, जिसके अधिकार में है वो गुड्स, और यूज़ ऑफ गुड्स, या जो गुड्स यूज़ कर रहा है, इज गिवन और मेड अवेलेबल, तो वो पर्सन रेसिपिएंट माना जाएगा। अगर पैसा भी नहीं दिया जा रहा है तो टैक्स होने का, फिर जिस आदमी के अधिकार में वो गुड्स है, जिस आदमी के पास वो गुड्स है, वो बायर माना जाएगा। जैसे आपने किस्तों पे कोई सामान खरीद दिया, ये पेन मैन ले आया आपसे, सपोज ये पेन मैन ले आया, मैंने कहा 2 महीने बाद 10 रुपये का पेमेंट करूँगा, तो मेरे पास है ना ये पेन, मेरे पोजीशन में, मैं यूज़ कर रहा हूँ, पैसा बाद में दूंगा, तो मैं ही बायर माना जाऊँगा। वे नो कंसिडरेशन पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर आप सर्विस ले रहे हैं और अभी पैसा नहीं दे रहे,
द पर्सन टू हुम सर्विस इज रेंडर, तो जिससे सर्विस दी गई है वही माना जाएगा बायर। कितनी इजी सी पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट में क्या बोला, जब जो बंदा पैसा दे रहा है, कंसिडरेशन दे रहा है, वो बायर होगा। बी पॉइंट में बोला गुड्स की बात है, बी पॉइंट में कि अगर कोई गुड्स आपने उधार खरीदा, अभी कंसिडरेशन तो नहीं दे रहा है कोई, पर जिसको आपने वो गुड्स अवेलेबल कराया, जिसके अधिकार में है वो गुड्स जो यूज़ कर रहा है, वो बायर माना जाएगा। तीसरा पॉइंट सर्विस के लिए कि अगर कोई सर्विस उधार दी है, कंसिडरेशन तो अभी नहीं दिया है सामने वाले ने, तो जिसको आपने सर्विस दी है वही बायर माना जाएगा। जैसे आप बार्बर हैं, आप नाई की शॉप चलाते हैं, आपका सैलून है, मैं बाल कटिंग कराने आया, बाल कटवाने, आप मेरे जानकार हैं, तो मैंने कहा 2 महीने बाद दूंगा 500 रुपीज़ आपको, तो आपने मुझे ही तो दी है ना सर्विस, तो मैं बायर माना जाऊँगा। एंड एनी रेफरेंस टू अ पर्सन टू हुम अ सप्लाई इज मीट, इस बायर का मतलब लिया जाएगा उस पर्सन से जिससे सप्लाई दी गई है, शैल बी कंस्ट्रूड समझा जाएगा एज रेफरेंस टू द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, उसे बायर माना जाएगा। मतलब जिस भी आदमी को आपने सप्लाई की है कोई गुड्स या सर्विस, वही बायर माना जाएगा। एंड शैल इंक्लूड एन एजेंट, बताया था एजेंट का 2 तरह का एजेंट बताया था, एक तो होता है बाइंग एजेंट और एक होता है सेलिंग एजेंट। बाइंग एजेंट मतलब जो पहले आपसे सामान लेगा और आगे बेचेगा। सेलिंग एजेंट मतलब जो पहले किसी से लेगा सामान और आपको बेचेगा। तो आपका एजेंट किसी से लेके आपको दे सकता है सामान, तो एजेंट भी इसमें आएगा। सच ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ सप्लाई, क्योंकि वो आपके बिहाफ पर काम कर रहा है और गुड्स और सर्विस रिसीव कर रहा है। सेक्शन 2 क्लॉज 93 क्लियर। तो ये कुछ टिपिकल डेफिनेशन नहीं थी, तो बहुत ईजी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट पर्सन की डेफिनेशन इनकम टैक्स में भी आई थी, ठीक है, यहाँ पे भी है। सेक्शन 2 क्लॉज 84 वहाँ सेक्शन 2 क्लॉज 31 था। पर्सन की डेफिनेशन क्यों दी गई है, क्योंकि पर्सन की डेफिनेशन इसलिए दी गई है टैक्स में कि यही लोग तो टैक्स देंगे। अगर आप पर्सन की डेफिनेशन में फॉलो करते हैं जीएसटी और आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको जीएसटी नंबर लेना होगा इन लोगों को। ऑल दो लिमिट है, आप पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर कि 40 लाख तक तो नहीं लगता जीएसटी। अगर आपकी सेल 40 लाख से ज़्यादा है तो ही आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा गुड्स के केस में, और सर्विसेज के केस में 20 लाख से ऊपर होने पे लेना पड़ेगा। वो हम आगे पढ़ेंगे। इंडिविजुअल तो आप समझते हैं, मैं और आप नेचुरल पर्सन अगर अपन बिजनेस करेंगे और अपनी सेल बढ़ जाएगी तो हमें जीएसटी नंबर लेना होगा। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डायरेक्ट टैक्स में डिटेल में समझा रखा है क्या होती है, तो प्लीज़ आप पुराने वीडियो देख लें ताकि आप डीप इसमें समझ सकें। कंपनी आप समझते हैं वेदर पब्लिक प्राइवेट और गवर्नमेंट। फर्म समझते हैं पार्टनरशिप, फर्म को भी लेना होगा जीएसटी नंबर का, वो पर्सन की डेफिनेशन में आती है इसलिए। अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म LLP जो 2008 के एक्ट के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश हुई है। एन एसोसिएशन पर्सन यानी AOP और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल BOI वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, चाहे वो इंडिया में रजिस्टर्ड हो या इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड हो। इनकॉर्पोरेट मतलब चाहे रजिस्टर्ड हो भी या नहीं भी हो, अनरजिस्टर्ड भी हो सकते हैं। तो ये तो सब पर्सन की डेफिनेशन वही है जो इनकम टैक्स में पड़ी थी, अभी तक कोई डिफरेंट चीज़ नहीं आई है। नेक्स्ट ये भी वही है। एनी कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश, कोई कॉर्पोरेशन होता है, निगम इस्टेब्लिश किया गया, जैसे LIC कॉर्पोरेशन आपने पढ़ते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और अंडर एनी सेंट्रल, या तो कोई सेंट्रल एक्ट केंद्र सरकार ने बनाया है, स्टेट एक्ट या तो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है वो कॉर्पोरेशन, या प्रोविंशियल एक्ट। प्रोविंशियल मतलब रियासत, पहले रियासतें होती थी ना भारत में, 1947 से पहले जो फ्रीडम नहीं मिली थी इंडिया को, रियासतें होती थी, अलवर रियासत, मैसूर रियासत, ये अलग अलग मारवाड़ रियासत। तो रियासत के तौर पर कोई कानून बना के कोई कॉर्पोरेशन बना हो। और गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट में जो गवर्नमेंट कंपनी है वो इसमें आएगी। अब कॉर्पोरेशन और कंपनी में क्या फ़र्क है आपको बताया था स्टार्टिंग में भी, देखें। कॉर्पोरेशन एक वर्ड होता है कॉर्पोरेशन, ये भी अपने नाम के आगे लिमिटेड वर्ड लगाता है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके भी शेयर इशू होते हैं मार्केट में, और एक कंपनी, इनके भी शेयर इशू होते हैं मार्केट में। तो सर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि कॉर्पोरेशन के लिए अलग से एक एक्ट बनाया जाता है, इसका खुद का अपना एक्ट होता है और ये उसी एक्ट से गवर्न होता है, इस पर कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होता है। जबकि कंपनी क्या होती है, जो कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले का कोई कंपनीज एक्ट है उसमें रजिस्टर्ड होती है, ये जैसे टाटा रिलायंस, इनके लिए कोई अलग से कानून थोड़ी बना है टाटा रिलायंस के लिए। जबकि कॉर्पोरेशन क्या होता है, जिसके लिए अलग से कानून लाती है, तो राज्य सरकार बनाती है कोई कानून उसके लिए, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल एक्ट के थ्रू बनता है और उस पर वही कानून अप्लाई होता है, उस पर कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होते हैं। बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है, ये भी शेयर इशू कर सकती है, ये भी शेयर इशू कर सकती है, ये भी लिमिटेड वर्ड लगाती है, पब्लिक कंपनी भी लिमिटेड वर्ड लगाती है। एनी बॉडी कॉर्पोरेट, जैसे आपका सी इंस्टीट्यूट बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ कंट्री
लॉ ऑफ और कंट्री आउटसाइड इंडिया, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि रजिस्टर्ड हुआ है बाय या किसी भी कानून के द्वारा जो कि इंडिया के बाहर का कानून है। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, से अमूल है कोऑपरेटिव सोसाइटी, समझते ही हैं, पहले ही बताया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव होता है कि अपने मेंबर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। जैसे आप लोग मिल्क सेलर हैं, आप अलग अलग मिल्क बेचते हैं, दूध बेचते हैं, ठीक है। हो सकता है जहां आप ए, बी, सी और डी 4 लोग मान लेते हैं अपन, ठीक है, डीपली समझ लेते हैं फटाफट। ए जहां रहता है वहाँ दूध की सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो ये तो अपना दूध 40 रुपये पर केजी बेच रहा है। बी जहाँ रहता है वहाँ 50 रुपीज़ प्राइस चल रही है। सी जहाँ रहता है वहाँ 55। डी जहाँ रहता है वहाँ सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है दूध की, तो ये अपना दूध 80 रुपीज़ केजी में बेच रहा है भैंस का, ठीक है। तो ये अपनी मिल्क सेलर है, ये अपनी गाय भैंस का दूध इस प्राइस पर बेच रहे हैं, जबकि मेहनत तो उतनी ही लग रही है, एक उतनी ही मेहनत कर रहा है पर 1 लीटर के लिए इसे 40 रुपीज़ मिल रहे हैं। डी उतनी ही मेहनत कर रहा है पर 1 लीटर के लिए इसे 80 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो ऐसा होता है कि कोई डिमांड सप्लाई की वजह से एक्सप्लॉयटेशन होगा, यानी सेम आदमी सेम मेहनत कर रहा है पर उसे प्राइस कम मिल रहा है, और दूसरा आदमी भी सेम मेहनत कर रहा है, उसे प्राइस ज़्यादा मिल रहा है। तो ये लोग मिलकर ग्रुप बना लेते हैं एक सोसाइटी बनाते हैं, सहकारी समिति, ये सोसाइटी बन गई। ये पहले इनसे मिल्क लेगी, जैसे अमूल इन लोगों से मिल्क लेती है, मिल्क सेलर से, फिर ये एक उस दूध की क्वालिटी चेक करती है। ऐसा नहीं सबका दूध सेम होता है, भैंस और गाय का क्वालिटी चेक होगी, और उसके अगर क्वालिटी सेम है तो अगर डी को 80 रुपीज़ मिल रहे हैं तो वो ए को भी 80 रुपीज़ ही देगी उसके दूध के बदले। तो सहकारी समितियों का मेन मोटिव होता है अपने मेंबर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। इनके मेंबर्स जो होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है, अपने मेंबर्स के बिहाफ पे काम करती हैं, और जो प्रॉफिट होता है फिर वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मेन मोटिव होता है मेंबर्स का कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, शोषण ना हो, सेम मेहनत सेम सामान के लिए सेम प्राइस मिलना चाहिए। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी अमूल सरस, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। लोकल अथॉरिटी आप समझते ही हैं, जेडीए म्यूनसिपल अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देखिए ये भी पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड है, क्योंकि अगर ये लोग भी इनकम कोई काम करेंगे, जैसे गवर्नमेंट भी तो होटल खोलती है ना, गवर्नमेंट के भी होटल्स होते हैं, तो गवर्नमेंट भी तो इनकम कमाती है, सर्विस देती है, गुड्स बेचती है, तो गवर्नमेंट को भी देना होगा जीएसटी। सोसाइटी एज डिफाइंड द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1860। सोसाइटी तो समझते ही वही सेम है, सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज के लिए होती है, ये सर्विसेज होती है अपने मेंबर्स के लिए। जैसे आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे, वहाँ गोकुलधाम सोसाइटी है, उसमें क्या होता है, जो एक पर्सन होता है, चुनाव होते हैं, उसमें कॉमन पर्सन इलेक्ट होता है, वो पर्सन क्या करता है, सोसाइटी की साफ़ सफाई, लाइट की व्यवस्था, प्रॉपर पानी आ रहा है, सब का अरेंजमेंट करता है, तो मेंबर से पैसे लेता है वो और फिर सर्विस देता है। तो सोसाइटी भी एक तरह से सर्विस देती है, और ये अपनी प्रॉपर सोसाइटी में क्लब हाउस है, कई बार क्लब हाउस रेंट पे भी दिया जाता है, शॉप्स हैं, रेंट कलेक्ट करती है सोसाइटी, तो ये भी सर्विसेज देती हैं, इन पे भी इनको भी जीएसटी देना होगा। अब ये पढ़ेंगे, काफ़ी चीज़ें इनके लिए एग्जेम्प्ट होती हैं, काफ़ी चीज़ों पे सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को जीएसटी माफ़ हो जाता है। ट्रस्ट मैंने आपको बताया दिया था, ट्रस्ट जो होता है बिरला ट्रस्ट है, जैसे जो ट्रस्ट प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। लास्ट वीडियो जो आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया था, इनकम टैक्स में ट्रस्ट डिटेल में समझाया गया था कि ट्रस्ट क्या होता है, वहाँ आप पढ़ सकते हैं। इनके अलावा जो भी एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बच गया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब जो किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड है, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, ये सब नॉट फॉलोइंग ऑफ, भले वो ऊपर की डेफिनेशन में नहीं आ रहे, तो ये सब पर्सन की डेफिनेशन में आ गए। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी, एसोसिएशन, पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन, बॉडी कॉर्पोरेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट सोसाइटीज़, ट्रस्ट और एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर डिस्कशन इन दिस स्टडी मटेरियल, जो आप पढ़ रहे हैं, दिस स्टडी मटेरियल मतलब जो सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, विल प्रिंसिपली मेनली बी कन्फाइंड टू द प्रोविजन ऑफ CGST एंड IGST लॉ। अब CGST और IGST के लॉ ही पढ़ेंगे। एज अ स्पेसिफिक स्टेट GST लॉ आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ सिलेबस। आपको हर स्टेट का GST लॉ नहीं पढ़ना, क्योंकि SGST तो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, पर ऑल तो बता दिया था, जो चीज़ CGST में कही गई है वही चीज़ SGST में कही गई है, सेम टू सेम कॉपी किया है हर स्टेट ने CGST लॉ को, तो अलग से स्टेट का लॉ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इट मे बी नोटेड, ये बात ध्यान में देने की है, दैट GST लॉ ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी आर लार्जली बेस्ड ऑन CGST। जो स्टेट का कानून है और जो यूनियन टेरिटरी है UTGST, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती हैं, उनके कानून CGST पर ही बेस्ड हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम रिवाइज करते हैं फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हम उस दिन रिवाइज करे थे आर्टिकल 279A GST काउंसिल। GST काउंसिल में आपने पढ़ लिया था कि 33
मेंबर होते हैं, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदे होते हैं, 31 स्टेट के बंदे होते हैं। मैं रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं बार बार। तो और जो वेटेड एवरेज वोटिंग होती है, जो जीएसटी काउंसिल में कौन सी वोटेड होती है, वेटेड एवरेज वोटिंग होती है, और इस वेटेड एवरेज वोटिंग के बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वोट पड़ेंगे उसको तो 1/3 दिया जाएगा वेटेज, और जो स्टेट गवर्नमेंट के वोट पड़ेंगे उसको 2/3 दिया जाएगा वेटेज। और इन दोनों के वेटेज 1/3 और 2/3 का टोटल 3/4 होना चाहिए, कम से कम 75% या उससे ज़्यादा के वोट पड़ने चाहिए, तभी वो डिसीजन जीएसटी काउंसिल में पास होता है। वेटेड एवरेज वोटिंग का मतलब क्या होता है, दोबारा समझ लेते हैं। वैसे वीडियो बना दिया गया है, आप देख सकते हैं पीछे जाके। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 लोग हैं, 2 में से 2 ने वोट किया तो ये 100% वोटिंग हुई, राइट। इसको 1/3 वेटेज दिया जाएगा, लिखा हुआ है कि 1/3 वेटेज देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की वोटिंग को, तो 1/3 निकालेंगे, इसका आप 33.33 आएगा। 31 स्टेट हैं, 31 स्टेट में से सपोज मान लेते हैं अपन 22 स्टेट्स ने हाँ बोला, उस जो भी डिसीजन लिया जा रहा था उस जीएसटी काउंसिल में मीटिंग में, 31 स्टेट में से 22 स्टेट मान जाते हैं कि हाँ जीएसटी, सपोज जीएसटी की रेट 4% थी किसी प्रोडक्ट पे, अब 6% करना चाहती है गवर्नमेंट, तो 22 स्टेट हाँ कर देते हैं। तो अपन पहले तो परसेंट निकालेंगे, 22 डिवाइडेड बाय 31 इंटू 100, ये आएगा 73.33। जो स्टेट के वोट पड़ेंगे उसको 2/3 वेटेज दिया जाएगा, तो जो परसेंट आया इसका 2/3 निकालेंगे अपन। अब ये आएगा 48.89%। अब इन दोनों का टोटल हो जाएगा, इन दोनों का टोटल एटलीस्ट 75% या उससे ज़्यादा ना चाहिए, तो ही वो डिसीजन वैलिड माना जाएगा। तो देखिए ज़्यादा ही आएगा, 75% से तो ज़्यादा आएगा इसका टोटल, अप्रॉक्स 83% के आसपास, तो ये डिसीजन पास माना जाएगा। तो जो जीएसटी काउंसिल है इसमें 31 मेंबर होते हैं, 31 में से 2 मेंबर तो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, और 31 स्टेट को रिप्रेजेंट करते उनके मेंबर होते हैं। ये लोग आपस में डिसीजन लेते हैं कि जीएसटी की रेट क्या होनी चाहिए, टाइम एग्जेम्पशन क्या होनी चाहिए, क्या फॉर्मेट होनी चाहिए, एक्सेट्रा। जीएसटी से रिलेटेड सारे डिसीजन जीएसटी काउंसिल में लिए जाते हैं, और जीएसटी काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट को सुझाव देती है, ऑर्डर नहीं देती है, सुझाव दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी बात को मानने के लिए लायबल नहीं है, इसके सुझाव पे विचार जरूर करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो डिसीजन लिए जाएंगे जीएसटी काउंसिल में वो वेटेड एवरेज वोटिंग के बेस पे लिए जाएंगे। वेटेड एवरेज वोटिंग मतलब वेट दिया जाएगा, वोटिंग जो वोटिंग पर्सन है उसको वेटेज दिया जाएगा, और फिर 3/4 मेजोरिटी कैलकुलेट होगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वोटिंग है उसको 1/3 वेटेज देना है, स्टेट गवर्नमेंट की जो वोटिंग पड़ेगी उसे 2/3 वेटेज दिया जाएगा। जैसे 2 हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदे, 2 में से 2 ने हाँ कर दी तो 100% हुआ। 31 स्टेट में से 22 स्टेट ने हाँ कर दी उस डिसीजन के लिए, तो 73% हुआ। अब आप इन्हें वेटेज देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के वोट को 1/3 वेटेज दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के वोट को 2/3 वेटेज दिया जाएगा, और इन दोनों का टोटल कम से कम 3/4 यानी 75% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो जो डिसीजन है वैलिड माना जाएगा, उसको अप्लाई किया जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है कोई वेटेड एवरेज वोटिंग में तो आप समझ लें। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मिस्टर डी जो स्टेट गवर्नमेंट के बंदे, मान लीजिए कि कोई सा भी स्टेट मान लेते हैं, ये राजस्थान स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन्हें राजस्थान गवर्नमेंट ने जीएसटी काउंसिल में अपॉइंट किया अपने बिहाफ पे। आपने पढ़ा था हर स्टेट का एक बंदा होगा जीएसटी काउंसिल में। ये जीएसटी काउंसिल में एक डिसीजन लिया जाता है कि जीएसटी की रेट 4% की जगह 10% होगी किसी प्रोडक्ट पे सपोज, ठीक है, और इसमें ये डिसीजन लिया जाता है। बाद में पता चलता है कि जो मिस्टर डी थे वो मंत्री नहीं थे, स्टेट गवर्नमेंट के मंत्री नहीं थे, इन्हें धोखाधड़ी से अपॉइंट किया गया है जीएसटी काउंसिल में। बाद में जाके जब डिसीजन पास हो जाता है कि 4% से 10% हो गई जीएसटी की रेट, बाद में जाके पता चलता है कि मिस्टर डी इस काउंसिल में मेंबर बनने के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, ये मिनिस्टर ही नहीं थे जो स्टेट गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे अपॉइंट कर सकता था इनको, ये धोखाधड़ी से अपॉइंट हो गए थे। तो क्या ये जो मीटिंग में डिसीजन लिया गया ये वैलिड माना जाएगा? क्वेश्चन उठता है, क्योंकि मेंबर जो थे वो इनकैपेसिटी वाले थे, उनमें योग्यता नहीं थी। तो आपने पढ़ा था अगर जीएसटी का काउंसिल का डिसीजन इस आधार पर इनवैलिड नहीं माना जाएगा कि किसी मेंबर में क्वालिटी नहीं थी मेंबर बनने की, यानी वो मेंबर बनने के लिए लायक नहीं था, धोखाधड़ी से फ्रॉड से बन गया, व्हाटएवर कोई भी रीज़न हो, पर इस आधार पर जीएसटी काउंसिल द्वारा लिए गए डिसीजन को इनवैलिड नहीं घोषित किया जाएगा, यानी डिसीजन वैलिड ही माना जाएगा। क्लियर? फिर सपोज 33 मेंबर होने चाहिए जीएसटी काउंसिल में, 31 तो स्टेट के हो गए और 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए। सपोज 33 में से सर 2 जो स्टेट गवर्नमेंट के लोग थे वो रिटायर्ड हो गए, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट ने हटा दिया पोस्ट से, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट को टाइम लगा दूसरे नए बंदों को अपॉइंट करने में, तो अब स्टेट के 29 लोग ही हैं वहाँ पर,
और सेंटर के 2, अभी टोटल 31 है, जबकि 31 होने चाहिए, 33 होने चाहिए। और ये डिसीजन लिया गया कि 4% से 10% होनी चाहिए रेट, अभी 31 मेंबर ही हैं और इन्हीं के बेस पे डिसीजन ले लिया गया। तो क्या इनवैलिड होगा, ये गलत है? नहीं, ये वैलिड होगा इस आधार पे कि कोई सीट वैकेंट है, कोई सीट खाली है, मेंबर्स अपॉइंट नहीं हो पाए हैं जीएसटी काउंसिल में। इस आधार पे आप जीएसटी काउंसिल के डिसीजन को इनवैलिड नहीं बोल सकते। यानी किसी मेंबर की इनकैपेसिटी की वजह से कोई मेंबर लायक नहीं था बनने की, गलती से बन गया, धोखाधड़ी से बन गया, या कोई सीट वैकेंट है, मेंबर्स पूरे नहीं हैं, फिर तो इनके बेस पे भी जीएसटी काउंसिल जो डिसीजन लेती है गुड फेथ में, सही जो डिसीजन लेती है जनता की भलाई के लिए, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं जीएसटी काउंसिल में, वो इनवैलिड नहीं माने जाएंगे, वो वैलिड ही माने जाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। टाइम टू टाइम मैं आपको रिवाइज कराता रहूँगा पुराने टॉपिक्स भी, ताकि बार बार सुनने से आपको लर्न हो जाए। तो जीएसटी काउंसिल में हमने पढ़ा आर्टिकल 279A, जो जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देती है, सुझाव देती है। इसमें 33 मेंबर होते हैं, 33 में से 2 तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, 31 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो वोट पड़ते हैं उसमें से 1/3 वेटेज दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के वोट को, 2/3 वेटेज दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के वोट को। फिर वेटेज देने के बाद जो टोटल आना चाहिए वो कम से कम 3/4 यानी 75% उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो वो डिसीजन वैलिड माना जाएगा। इस आधार पर जीएसटी काउंसिल के डिसीजन को आप इलीगल नहीं बोल सकते, गलत नहीं बोल सकते। कोई सीट खाली थी, अभी पूरे 33 मेंबर नहीं है पूरे, या कोई मेंबर जो अपॉइंट किया था वो गलती से मेंबर बन गया, उसमें इतनी क्वालिफिकेशन नहीं थी, वो धोखाधड़ी से मेंबर बन गया, इस आधार पर जीएसटी काउंसिल के डिसीजन को आप इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए, और प्लीज़ लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो ताकि आपको टाइम पे मिल जाए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।